ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष। पिछली कक्षाओं में हमने कार्यपालिका के कार्यों पर जिक्र किया था। कार्यपालिका के कार्यों को राज्य के एक अंग के रूप में कार्यपालिका के कार्यों को समझने का प्रयास हमने किया था। उसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का जिक्र हमने किया। फॉर एग्जाम्पल, कार्यपालिका का प्रशासनिक कार्य, जिसमें कानून निर्माण और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मेंटेन करना मुख्य हमने जिक्र किया। दूसरा कार्य विधायिका का कार्य है, जिसको कार्यपालिका करती है, अर्थात कानून का निर्माण करना, जिसमें कार्यपालक प्रधानों को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है और उसके साथ ही प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था को स्वीकार करके कार्यपालिका को कानून बनाने का अधिकार। हालांकि ये विशेष और अपवादित परिस्थितियों में होता है। सामान्य परिस्थिति में विधायन का अधिकार, कानून निर्माण का अधिकार राज्य के विधायी अंग अर्थात संसद को होता है। तीसरा जो अधिकार है, जो कार्य हमने देखा, न्यायिक कार्य, और न्यायिक कार्यों में कार्यपालक प्रधानों द्वारा उच्चतम न्यायपालिका के न्यायमूर्तियों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा कार्यपालक प्रधानों द्वारा क्षमादान के अधिकार का प्रयोग करना, एमनेस्टी के अधिकार का प्रयोग करना, जिसमें राष्ट्रपति या अन्य कोई भी जो राष्ट्राध्यक्ष मुख्य कार्यपालक प्रधान है उसके द्वारा क्षमादान के अधिकार का निर्बाध प्रयोग किया जाता है, जिसका जिक्र हमने किया। भारत में भी राष्ट्रपति क्षमादान के अधिकार का प्रयोग करते हैं और राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार को और विस्तृत करते हुए हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के निर्णय पर, उसके गुण अवगुण पर विचार करना हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है। अर्थात न्यायालय ने ये कहा कि राष्ट्रपति ने किसी अपराधी को मुक्त किया तो क्यों किया और मुक्त नहीं किया तो क्यों नहीं किया, बरी क्यों नहीं किया, ये देखना, यानी इसके मेरिट और डिमेरिट देखना हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। अर्थात इस निर्णय के बाद राष्ट्रपति का निर्बाध अधिकार स्थापित होता है क्षमादान के अधिकार पर। ये महत्वपूर्ण जो न्यायिक कार्यपालिका का है, ऐसा न्यायिक अधिकार महत्वपूर्ण रूप से कार्यपालिका का है। और कई सारे ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से भी कार्यपालिका जो है के अधिकारीगण जो है न्यायिक कार्य करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट कार्य पड़ा हमने वित्तीय कार्य, कार्यपालिका महत्वपूर्ण रूप से राज्य के वित्त पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है, राज्य के वित्त पर बड़ा प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित रखती है और वो राष्ट्रीय बजट के माध्यम से कार्यपालिका बजट को बनाती है, बजट को सदनों में प्रस्तुत कराती है, सदनों से पारित करवाती है और फिर उसको पुनः लागू करती है। तो इस प्रक्रिया का संपूर्ण अधिकार और संपूर्ण गतिविधि कार्यपालिका अपने प्रशासनिक तंत्र, अधिकारी तंत्र के माध्यम से और राजनीतिक कार्यपालिका के माध्यम से पूरा करती है। तो राष्ट्रपति को अधिकार है, उनका अधिकार और दायित्व दोनों ही है। भारत के संदर्भ की बात करें तो वित्तीय कार्य के बारे में, इससे वित्तीय कार्य कार्यपालक प्रधान द्वारा। इसके अलावा विदेश संबंधों का संचालन, और जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है विदेश संबंधों का संचालन या विदेश नीति का संचालन। विदेश संबंधों का संचालन या विदेश नीति का संचालन। हालांकि अंतिम रूप से विदेश नीति के ऊपर विधायिका का निर्णय होता है या अंतिम अधिकार विधायिका का होता है और अंतिम रूप में विधायिका ही इसकी नीति तय करती है। किंतु जो है विदेश नीति में कार्यपालिका का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। कार्यपालक प्रधान विदेशों में अपने देश के राजदूतों को नियुक्त करता है, उनको परिचय पत्र प्रदान करता है और विदेशी राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार करता है। इस प्रकार डिप्लोमेसी के संदर्भ में कार्यपालिका बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार और शक्ति अपना कार्य करती है और अनेक प्रकार के संधि और समझौते करती है। इससे विदेश नीति का संचालन, निर्धारण और नियमन भी करती है। यद्यपि सिद्धांत रूप में विदेश नीति के निर्धारण पर व्यवस्थापिका का ही अंतिम अधिकार होता है, किंतु कई सारे कारणों से कार्यपालिका इसमें भी प्रभावशाली भूमिका निभाती है। और यूँ कहें कि विदेश नीति का चेहरा उस देश का कार्यपालक प्रधान ही होता है, उस देश के कार्यपालक प्रधान की नीतियाँ ही वास्तव में विदेश नीति होती है। वर्तमान समय में विदेश संबंधों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और जटिल हुआ है, महत्वपूर्ण हुआ है। इससे कार्यपालिका के इस क्षेत्र के कार्यों में भी असीमित वृद्धि हुई है। इसके अलावा सैनिक जो कार्य हैं या सैन्य कार्य हैं वो भी कार्यपालिका करती है।
वर्तमान लोकतांत्रिक देशों में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में देशों के जो कार्यपालक प्रधान होते हैं वो उस देश की जो संपूर्ण सैन्य क्षमता है, सैन्य शक्ति है, उसका नियंत्रण और नियमन करते हैं। और मुख्य कार्यपालक प्रधान जो है देश की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापतित्व भी करता है। या भारत की अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया है, और इस नाते उसे भारतीय रक्षा सेनाओं के संचालन और उनके विनियमन, उनके विनियोजन का, उनके डिप्लॉयमेंट का अधिकार है। इसी प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति की अगर बात करें तो अमेरिकी रक्षा सेनाओं का संपूर्ण डिप्लॉयमेंट उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। इस प्रकार कार्यपालक प्रधानों द्वारा इस देश की सैन्य शक्तियों का विनियमन किया जाता है, उनका रेगुलेट किया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर उनको जो है मूवमेंट करने का अधिकार, मूवमेंट करने का जो निर्देश है, आदेश है, वो भी देने का अधिकार होता है। वर्तमान समय में देश की रक्षा सेनाओं को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देने के अधिकार ने, बाह्य आक्रमण से राष्ट्र की सुरक्षा करने के अधिकार ने कार्यपालिका के इस क्षेत्र में भी उसे असीमित शक्तियां प्रदान की हैं और उसे असीमित शक्ति संपन्न बनाया है, क्योंकि देश की जो सैन्य क्षमता है, सैन्य शक्ति है, उस पर उसका ही आदेश मान्य होता है, और इस कारण से वह जो है पूर्ण शक्ति का, राज्य की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करती है। और इस दायित्व की पूर्ति के नाम पर कार्यपालिका ने युद्ध और शांति की घोषणा के अधिकार को भी जो है अपने अधीन कर लिया है। युद्ध की घोषणा करना और शांति की घोषणा करना भी कार्यपालिका के अधिकारों में शामिल हो गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा के दायित्व की पूर्ति के नाम पर। यद्यपि ये कार्य अंतिम रूप में विधायिका का होना चाहिए था, लेकिन ये कार्य वास्तव में कार्यपालिका करती है। इसके अलावा और भी अन्य कार्य विधायिका के हैं। अन्य कार्यों में फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो विधायिका किसी राष्ट्रीय समाज में प्रबुद्ध व्यक्तियों को या प्रमुख कार्य करने वालों को, उल्लेखनीय कार्य करने वाले नागरिकों को विभिन्न सम्मानों से नवाजती है, विभिन्न पुरस्कारों को प्रदान करती है, सम्मानित करती है। विशिष्ट प्रतिभा और योग्यता का सम्मान करने के नाम पर विभिन्न प्रकार के अलंकार और उपाधियां नागरिकों को प्रदान करती हैं, और राष्ट्र की विशिष्ट सेवा करने वाले नागरिकों को पेंशन आदि देकर उनकी आर्थिक सहायता भी करती है। विदेशी नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने का कार्य भी करती है। तो ये अन्य कार्य भी विधायिका द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर है, और वो ये है कि कार्यपालिका के कार्यों में लगातार वृद्धि का होना, कार्यपालिका के कार्यों में लगातार वृद्धि का होना। वर्तमान लोकतांत्रिक देशों में, यूं कहें कि वर्तमान लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं में कार्यपालिका के कार्यों में, कार्यपालिका की शक्तियों में, उसके अधिकारों में निरंतर वृद्धि का सिलसिला जारी है, और ये क्रम लगातार चल रहा है। इसका कारणों पर भी हमने जिक्र किया था कि लोक जन कल्याणकारी राज्य की धारणा का विकास, विदेश नीति और विदेश व्यापार के संबंध में जो है कार्यपालिका की सक्रियता, बजट या वित्त पर, दलीय पद्धति के आधार पर आदि बहुत सारे कारण हैं जिससे कार्यपालिका के कार्यों में, कार्यपालिका की शक्तियों में लगातार वृद्धि होती रही है। आधुनिक युग में 18वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक राज्य की उत्पत्ति के साथ ही इस बात पर शंका व्यक्त की गई थी कि एक निरंकुश और बहुत अधिक शक्ति संपन्न कार्यपालिका से नागरिक अधिकारों पर खतरा होगा या नागरिक स्वतंत्रताएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। अतः व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 18वीं और 19वीं शताब्दी के लोकतंत्रों ने, व्यक्तिवादी लोकतंत्र ने सीमित सरकार या सीमित अधिकारों वाले शासन या सीमित शक्ति वाले लोकतंत्र की स्थापना पर जोर दिया, अर्थात कार्यपालक शक्तियों को नियंत्रित रखने का प्रयास उस समय किया गया, जिसे मुख्यतः हम व्यक्तिवादी लोकतांत्रिक स्थितियों में देखते हैं।
अर्थात सीमित अधिकार वाली और उत्तरदायी कार्यपालिका के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इस दृष्टि से इन राज्यों में व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को संवैधानिक संस्थाओं के रूप में विकसित किया गया। ऐसी संस्थाओं के रूप में विकसित किया गया जो कार्यपालिका की निरंकुशता की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने में समर्थ हो। दिखाई दिया, अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है, या उसके साथ ही भारत की न्यायपालिका को, सर्वोच्च न्यायालय को जो है विधि शासन की स्थापना के लिए न्यायिक पुनरीक्षा का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दिया गया। अर्थात कार्यपालक स्वतंत्रता से, कार्यपालक स्वेच्छाचारिता से व्यक्ति के नागरिक अधिकारों, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का प्रबंध जो है इन व्यवस्थाओं में किया गया। और किंतु वर्तमान शताब्दी में लोकतंत्र जो उदारवादी लोकतंत्र के रूप में विकसित हो रहा है, ये हम कहें कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो प्रवृत्ति पनप रही है वो उदारवाद की प्रवृत्ति है, और जिसे हम मुख्यतः जन कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के नाम से जान रहे हैं। उसमें इस सिद्धांत को स्वीकार लिया गया कि कार्यपालिका के प्रति जो उपयुक्त जो नकारात्मक दृष्टिकोण है उसका अंत किया जाना चाहिए। कार्यपालिका के प्रति उपयुक्त जो नकारात्मक दृष्टिकोण है कि वह अधिक शक्ति संपन्न होकर नागरिक मौलिक अधिकारों को खतरा उत्पन्न कर देगी, उस दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया गया। और ये मान लिया गया कि लोकतंत्र का अर्थ नागरिकों को मात्र राजनीतिक अधिकार देना, राजनीतिक स्वतंत्रता देना नहीं है, बल्कि नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और अन्य अधिकारों को सुरक्षित करना और उन्हें उपलब्ध कराने का प्रबंध करना भी कार्यपालिका का कार्य है। अर्थात लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप है, जिससे कार्यपालिका के प्रशासनिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। और संवैधानिक दृष्टि से ये कहा जाना उचित है कि कार्यपालिका के प्रशासनिक दायित्वों में जो असीमित वृद्धि हुई है उसके पूर्ति के लिए स्वयं लोकतंत्रवादियों ने कार्यपालिका को विधायी और न्यायिक क्षेत्र में भी पर्याप्त अधिकार और शक्तियां देकर सम्मानित किया है, या ऐसा करना उचित समझा है, जिसको हमने अभी पूर्व में जिक्र किया था कि कार्यपालिका न्यायिक शक्तियों का प्रयोग भी करती है और कार्यपालिका विधायी शक्तियों का प्रयोग भी करती है। ये उसी बदलाव का, उसी परिवर्तन का नतीजा था। जहां पहले पूर्व में मना किया जा रहा था, उसके बाद उसको स्वीकार किया जाने लगा, तो इसके कार्यों में असीमित वृद्धि हुई। और इस तथ्यात्मक परिवर्तन के आधार पर आधुनिक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों की जो व्याख्या की जाती है, उसे एक सहज निष्कर्ष निकलता है कि आधुनिक लोकतांत्रिक शासनों में व्यवस्थापिका की भूमिका में कमी आई है और कार्यपालिका की भूमिका में न केवल वृद्धि हुई है, बल्कि वृद्धि का एक क्रम निरंतर चलता जा रहा है, निरंतर बढ़ता, और न केवल निरंतर चल रहा है बल्कि उसका दायरा और उसके आयाम भी बढ़ रहे हैं। और विधायिकाएं, पूरे विश्व में विधायिकाएं कार्यपालिकाओं का अनुगमन करती हुई दिखाई दे रही हैं, न कि स्वतंत्र शक्तियों का प्रयोग करती हुई विधायिकाएं, बल्कि कार्यपालिका का अनुगमन करती हुई। हालांकि कारण इसके बहुत सारे हैं। दलीय पद्धति पर विधायिका का बटा होना, विधायिका के सदस्यों का पेशेवर नहीं होना, विधायिका में जो बहुमत के आधार पर कार्यपालिकाओं का गठन होना, ये बहुत सारे कारण इसमें हैं। लोक जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय होना, ये बहुत सारे कारण हैं। किंतु तथ्य जो निष्कर्षात्मक तथ्य है वो ये है कि पूरे विश्व में विधायिकाओं का डिमोलिशन हुआ है, विधायिकाओं का ह्रास हुआ है, और विधायिकाएं कार्यपालिकाओं का अनुगमन करती हुई उनकी कुछ लघु संस्थाएं बनकर रह गई, जो वास्तव में राज्य के कार्य विभाजन दृष्टिकोण से एक स्वतंत्र और सक्षम संस्था के रूप में होनी चाहिए थी। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर के.सी. वेयर लिखते हैं कि निरपेक्ष दृष्टिकोण से तो विधायिका के कार्यों में वृद्धि हुई है, विधायिका की निरपेक्ष दृष्टिकोण से तो विधायिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है, लेकिन अगर हम उसका जो आकलन करें या उसकी तुलना कार्यपालिका के से करें तो कार्यपालिका की तुलना में उसकी शक्तियों के लगभग सभी पहलुओं में कमी हुई है। तो ये जो स्टेटमेंट है प्रोफेसर वेयर का, ये इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि निश्चित रूप से विधायिकाओं का ह्रास हुआ है और कार्यपालिकाओं की भूमिका में वृद्धि हुई है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी से आधुनिक शताब्दी के अंतिम वर्षों तक लोकतांत्रिक शासन की मूल मान्यता जो थी वो शासनों का निर्माण जनता के लिए होता है,
राजनीतिक सत्ता जनता की स्वामिनी अपितु उसकी सेविका है और उसे सदैव ही लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए। वस्तुतः यही वह मूल भावना है जिसका अनुकरण करते हुए अतीत का व्यक्तिवादी लोकतंत्र क्रमशः आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र में तब्दील हुआ और राज्यों का स्वरूप लोक कल्याणकारी पब्लिक वेलफेयर स्टेट के रूप में तब्दील हुआ। और इसी क्रम से ये जो है निष्कर्ष निकला, इस विकास प्रक्रिया का सहज परिणाम ये निकला कि लोकतांत्रिक शासनों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका की शक्तियां और उसकी भूमिका दोनों में तेजी से वृद्धि हुई, किंतु इसे नई तानाशाही नहीं कहा जा सकता है। वस्तुतः स्वयं लोकतंत्र की विकास की उक्त प्रक्रिया ने कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि की प्रवृत्ति को औचित्यपूर्णता प्रदान की है और ये सत्य है कि कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका के परंपरागत नियंत्रण में कमी आई है और कार्यपालिका प्रक्रिया के स्तर पर व्यवस्थापिका की स्वामिनी जैसा आचरण करने लगी है। किंतु आज भी कार्यपालिका अपनी प्रकृति की दृष्टि से और अपनी रचना की दृष्टि से न तो लोकतांत्रिक उसको कहा जा सकता है, न ही उसको तानाशाही कहा जा सकता है और आज भी जनमत की आकांक्षाओं की पूर्ति में अपनी उपयोगिता को कार्यपालिका सिद्ध कर रही है। और जो है कार्यपालिका की इस शक्ति में जो वृद्धि हुई है वो समय के बदलाव या समय की मांग भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जो कार्यपालिका की स्थितियों में बदलाव के लिए जो कारण जिम्मेदार है, अगर जब तक हम उन कारणों पर विचार नहीं करेंगे तो उन कारणों के आधार पर उसको जो है उसके कारणों के आधार पर का जब बदलाव नहीं करेंगे तो उन शक्तियों में वृद्धि के नाम पर उसे जो है बदनाम करने का प्रयास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शक्ति में वृद्धि जो कार्यपालिका की हुई है उसने बहुत सारे जो जन कल्याणकारी कार्य हैं उनमें अपना सहयोग दिया है, राजनीतिक विकास प्रक्रिया में सहयोग दिया है और उसके साथ ही अभी भी उस पर बहुत सारे ऐसे उपकरण राज्यों के संविधानों में बने हुए हैं जो उसे निरंकुश स्वेच्छाचार या तानाशाही स्वरूप नहीं अपनाने दे सकते हैं और जो कि लोकतंत्र में जनमत सबसे बड़ा नियंत्रण है जो विधायिका पर भी होता है और कार्यपालिका पर भी होता है। नेक्स्ट जो चर्चा अगले वीडियो में।